बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रण दे रही हूं आदरणीय माननीय पूर्व कृषि मंत्री झारखंड सरकार श्री बादल जी महोदय, आप आए मंच पर और स्थान ग्रहण करें। आपके साथ चर्चा के लिए मैं आमंत्रित दे रही हूं हमारे नक्षत्र न्यूज के एंकर्स नवीन जी और कमल जी, प्लीज मंच पर आ जाएंगे। श्री बादल जी का हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय माननीय पूर्व कृषि मंत्री महोदय। बेहद शुक्रिया मैम आपका। और बातचीत की कड़ी में एक बार फिर मैं नवीन और कमल आपके सामने मौजूद हूं। और इस वक्त जो विशेष अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व कृषि मंत्री रहते हुए जो कामकाज इनका रहा और जिस तरीके से इन्होंने किसानों के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, उन पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन उसके पहले हम एक बार बादल पत्रलेख जी का जो एक राजनीतिक सफर रहा है उसको एक बार हम लोग देख लेंगे। छात्र जीवन से ही समाज सेवा में गहरी अभिरुचि आपकी रही है। गांव के स्कूल से झारखंड में मंत्री बनने तक के सफर में संघर्ष आपने कम नहीं किया और ये संघर्ष जरमुंडी की सेवा की। इसलिए तो आज भी पूरा झारखंड कहता है बादल पत्रलेख बनना आसान नहीं। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के सारमा प्रखंड अंतर्गत कुशमाहा गांव निवासी बादल पत्रलेख के बारे में पूरा जग कहता है कि पूरे क्षेत्र को ही उन्होंने अपना घर बना लिया है। वो कहीं न कहीं जनक कहा जाता है। उस क्रांति को जो है आपने झारखंड में लाया जो उसके पहले नहीं हुआ करता था। असल में जब हम सरकार में आए और इस विभाग की जिम्मेदारी मिली तो एनडीडीबी के साथ जो इस सरकार का एमओयू था 2014 में, वो जो हमारी सरकार आई थी उसके पहले की सरकार ने उसे खत्म करने का पूरा मन बना लिया था। वो लोग पैकिंग मोड में आ गए। तो फिर जब हम आए तो उसको हमने समझा और एनडीडीबी निश्चित रूप से पूरे देश में अच्छा काम कर रहे थे, तो हमने उनको ऑफर किया कि आपको जाना नहीं है, हम चीज़ों को फिर अरेंज करके देंगे। और फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया और फिर उसके साथ एमओयू किया और सारे जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं, जेएमएफ फेडरेशन के जो मेंबर हैं, सबके बीच में गया और कहा समस्याएं क्या है, जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स है उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन सब पर काम किया और फिर धीरे धीरे प्रयास से जो डेयरी है साहेबगंज में, पलामू में, सारठ में, उसको चालू करवाया। धनबाद में भी करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि इसका जो मैसेज था वो जेएमएफ के द्वारा उस समय लिया गया था, जिससे जो पॉस्चराइज होता है उसमें करने में वो क्वालिटी नहीं निकल रही थी। तो हमने कहा कि इसको फिर देखेंगे। इस तरह के और जगह लगे। जो प्रोक्योरमेंट 80,000 पर लीटर था वो आज 2.5 लाख पार कर रहा है। हमने पहले दूध में पर लीटर 1 रुपया प्रोत्साहन किसानों को देना शुरू किया, फिर 2 रुपया और फिर 5 रुपया तक अभी मिल रहा है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जहां भी बल्क मिल्क कूलर लगे हुए, बीएमसीज लगे हुए, आप शाम और सुबह जाइए तो आपको एक मॉडल दिखेगा। सैकड़ों किसान आते हुए दिखेंगे अपने दूध को लेकर। और इस बार जब दशहरा था तो एक बोनस जो 5 रुपया प्रति लीटर था उनको दिया गया। देवघर के सुनील चौरसिया नाम के किसान को 2.25 लाख रुपया मिला। और वैसे ही विभिन्न पलामू में इंदल सिंह है, भानु महतो हैं, रांची में, धनबाद में भी भाई लोग हैं, सब धन धान्यवर उन्होंने फिर से गाय की खरीदारी की, भैंस की खरीदारी की। और इस जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े थे उनको हमने केसीसी ऋण मुहैया कराया। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत वाइड कवरेज किया, अनुदान दिया, जिससे उनको गाय या मवेशी जो खरीदना चाहें वो खरीदे। और फिर से जो बेपटरी हो चुकी थी चीजें वो पटरी पर आई, उनको एक उम्मीद दिखा। और अभी हाल के ही दिनों में मैं यहाँ वर्तमान उपायुक्त महोदय बैठे हैं, आदित्य रंजन जी को जो संजोग से हमारे जब हम मंत्री थे तो ये
एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डायरेक्टर थे। उस समय बहुत सारा, ये तो क्रिएटिव मैन जाने ही जाते हैं, हट के काम करते हैं और पायलट मोड पर बहुत सारी चीजों को इन्होंने इजाद किया है। चाहे चाईबासा का इनका कार्यकाल हो, प्रशिक्षु के रूप में कार्यकाल हो, देवघर में डीडीसी साहब के रूप में हो, दुमका में हो, जहां भी हो, सब जगह इनको हमने देखा। तो इनको कहा कि आपके यहाँ इतना डीएमएफटी फंड है और यहाँ कोऑपरेटिव ऑफिसर जो वेद प्रकाश है, उनसे मैं लगातार संपर्क में हूँ। उनको कहा कि आप सोसाइटीज बनाइए, मिल्क जो होती है जेएमएफ की सोसाइटी, मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटीज को, ताकि एक डीएमएफटी से यहाँ पर डेयरी प्लांट को हम अधिष्ठापित कर सकें और हजारों लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरियां भी मिल सके। और धनबाद कोयलांचल सिर्फ कोयला के लिए नहीं, यहाँ बहुत सारी समितियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसके रूप में भी जाना जाएगा। आज यहाँ पर बागमारा के विधायक महोदय बैठे हुए थे, शत्रुघ्न बाबू। हमने उनको कहा कि सुना है आपके यहाँ डीएमएफटी का बैठक होने वाला है, डीसी साहब को प्रस्ताव दीजिएगा तो बल मिलेगा। वो क्रिएटिव मैन है, आपको इन सब चीज से हट के नहीं, ये बहुत बड़े शब्द होते हैं किसी अधिकारी के लिए, और इत्तेफाक से वो हमारे सामने मौजूद हैं। आप उनकी मंच से तारीफ कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी के लिए ये एक बहुत बड़े शब्द होते हैं, उनके काम काज को लेकर। सरकार में धनबाद का सौभाग्य है कि आदित्य रंजन जी, प्रभात कुमार जी जैसे दो ऐसे पुलिस और जिला प्रशासन को कप्तान मिले हैं कि यहाँ के लोगों का उम्मीद बढ़ा है। पहले भी पदाधिकारी ने अच्छा किया था। जब पूर्णिमा मैम कोरोना के समय थी, निकलती थी, तो हम देखते थे। कोरोना के समय आदित्य जी ने एक रोबोट इजाद किया था चाईबासा में। जो लोग खाना देने से डरते थे, वो रोबोट जाके, ठाकुर जी यहाँ पर हैं, संतोष बाबू हैं, सुधांशु जी लोग हैं, इरफान जी, रोबोट जाके जो पेशेंट है उसको खाना देता था। ये हम लोग देखते तो लगता था कि हम लोग विदेश में नहीं, अपने देश में, अपने चाईबासा में। आज गलत न्यूज, एक जो संवेदना भरी न्यूज है, हम भी आहत हुए, आज सबकी खिंचाई हो रही थी, आ रहा था, लेकिन ये इस अच्छे न्यूज को कोई नहीं जान रहा होगा। बिल्कुल कोडरमा में, हेल्थ में, सदर अस्पताल बड़े बड़े मानकों को धता बता रहा था, इसके बारे में कोई नहीं कहेगा कि आदित्य रंजन जी ने वहां क्या कहा था। मैं धन्यवाद दूंगा नारायण दास जी को, विधानसभा में बोल पड़े थे, किसी कमेटी के टूर में गए थे कि हेल्थ की व्यवस्था देखना है तो जाके कोडरमा में देखो। तो ये झारखंड सरकार पर जाता है, हेमंत सोरेन जी पर जाता है, और उनके ये विश्वसनीय पदाधिकारी लोग हैं जो लोग करते हैं। और हमारे जो राज्य समन्वय समिति के मेंबर थे, जो हमारे हर समय मार्गदर्शन देते थे, वो अभी आपको बोल रहे थे मैं पूर्व हो गया। आप पूर्व नहीं, आप अभूतपूर्व हैं सर। अच्छा बादल जी, एक माना जाता है, चूंकि आप कृषि मंत्री रहे, माना जाता है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि समय पे उन्हें बीज नहीं उपलब्ध होता है, खाद उपलब्ध नहीं होता है। उसको आपने सही ट्रैक पर लाया, जो आपके बहुत दुरुस्त किया था आपने। क्या, किस तरह से इसको आपने लाया इसको? बिल्कुल, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी ये किया, इजाद किया कि जिनको चाहिए वो पहले कर दे। और सारे एनएससी जो मानक कंपनी है, उसको हमने सारा बीज सप्लाई दिया। प्राइवेट कंपनियों को हमने देना बंद किया, और उसका बीज पूरे देश में लोग चाहते हैं। यहाँ के किसान के भी बीच लोकप्रिय था। यदि आपको देने का मन है तो रोहन नक्षत्र, हथिया नक्षत्र, पूर्वा नक्षत्र, हम किसान के घर से हैं, ये पता होता है कि कब देना है, तो उसको हमने इजाद किया और टेक्नोलॉजी हमने लाया। और उसका जो उदाहरण अमेरिका के भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स में वहाँ पर छपा, और ये बहुत बड़ी बात थी, और उसको आप फॉलो किया जा रहा है। और मेरे सेक्रेटरी भी काफ़ी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, अबू बकर सिद्दीक जी, उनका भी काफ़ी योगदान था, उन्होंने भी इस पर काम किया। अच्छा बादल जी, जब बातचीत हम लोग चूंकि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, उसको हमने इजाद किया था। हम लोग कोयलांचल को लेकर के भी थोड़ी सी बात करेंगे। खास करके कोयलांचल के किसानों की जो मूल समस्या है, एक तो सिंचाई की बहुत बुरी हालत है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो तकनीक की बात आप कर रहे हैं, ज्यादातर कोयलांचल के किसान इससे अछूते हैं। आपको लगता है कि वर्तमान सरकार को, वर्तमान कृषि मंत्री को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, खास करके ये जो जिन कोयलान क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, कोयलांचल को आप सर्च कीजिए,
यहाँ 110 या 112 माइंस हैं, आदित्य जी सबको मॉनिटर करते होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े अच्छे न्यूज, गलत न्यूज यहाँ छापे जाते हैं, छपवाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावे इसी दिसंबर महीना में 1959 को नेहरू जी 6 दिसंबर को आए थे डीसी साहब, और पंचेत डैम का उद्घाटन किया था। उसके पहले मैथन डैम। पर्पस क्या था? उन्होंने आधुनिक मंदिरों का शहर कहा था इसी कोल्याणचल को। उस समय का मंदिर का संज्ञा उन्होंने डैम को दिया था। उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फ्यूएल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आजकल CSIR FRI के नाम से जाना जाता है, उसके संदर्भ में कहा था। और एक वही नहीं, पंचेत डैम को सब फेमस है, अभी अखबार में आया था कि नहीं रही नेहरू की बुधिया। बुधिया मंजियाइन जो वहां उनके स्वागत के लिए उस समय के जिला के जो डीसी साहब रहे होंगे वो लेके आए थे, 15 साल की थी। उन्होंने कहा कि बेटी तुम करेगी उद्घाटन। तो वो सोच था, वो चीजें आज भी प्रासंगिक है कि उस समय मैथन डैम, पंचेत डैम, ये सब क्यों बनाए गए थे? सिर्फ बाढ़ के पानी को रोकने के लिए नहीं, या फिर हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट जो साउथ ईस्ट एशिया का अंडर इरिगेशन पहला प्लांट था वो लगाने के लिए नहीं। ये भी एक उनका सपना था कि जो लोग विस्थापित हैं, खास करके उनको मछली के क्षेत्र में उनकी समितियां बनाकर उनको रोजगार देना है, उनको बसाकर जमीनें आवंटित करके उनको खेती के लायक बनाना है। ये सोच था नेहरू की सोच। आप जब इस देश का 100 साल का इतिहास लिखाएगा, तो आज याद लोग किया जाएगा। नेहरू पर चर्चा करते हैं। चलिए एक दो राजनीतिक सवाल। ये जो देश में नाम बदलने का एक दौर है, अभी राजेश ठाकुर जी भी कह रहे थे कि राम पर कम से कम राजनीति नहीं हो। जी राम जी, कैसे देखते हैं आप इसको? जब 2005 में मनरेगा एक्ट बना तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में इसे पास किया। गांधी जी के नाम पर पूरा देश एक है। 2006 में ये कानून बना। अब सोनिया जी जो चेयरपर्सन थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, और मनमोहन सिंह जी जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदला पल्ली गांव में जाकर इसका उद्घाटन किए थे। मेरा सिर्फ एक बात है कि राम का नाम निर्विवाद है। राम हमारे आराध्य हैं, उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। राम राज्य की परिकल्पना की जा सकती है। राम शब्द वाद का विषय नहीं है, निर्विवाद है। और आज आपने इसे वाद का विषय बना दिया। आपने जो कानून लाया उससे हमें उसका आलोचना होना चाहिए, लेकिन राम के नाम पर कोई भी वाद और विवाद मैं अपने भी नेताओं से और उनके भी नेताओं से कहूंगा कि कर जोड़ के नहीं होना चाहिए। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, आराध्य हैं, निर्विवाद हैं। वो विवाद में लाने की चीज नहीं है। ये बात और है, कल कुछ और होगा तो आजकल कुछ भी हो तो राम जाने। राम के नाम पर आप कब तक अपने तमाम जो बुराइयां हैं उनको छिपाते रहिएगा। 125 दिन का रोजगार की आप बात कर लिए, लेकिन डीसी साहब गारंटी नहीं है। आप डिमांड नहीं मार सकेंगे लेबर। 125 दिन तो दिए, लेकिन 75% से अपना केंद्रांश 60% कर दिया। सभी राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। कहां से वो पैसे लाएंगे? फिर बाद में कहोगे कि इन्होंने अपना राज्यांश दिया ही नहीं, हम केंद्रांश कहां से दें? मतलब इस योजना को राम भरोसे छोड़ने का कवायद शुरू हो चुका है। ग्रामीण में आज डीडीसी साहब होते हैं, डीसी साहब होते हैं, मॉनिटर करते हैं। आज भी यदि ब्लॉक जीवित है तो मनरेगा के कारण है, लेकिन उस पर आने वाले दिनों में ग्रहण लगने वाला है। सबसे चिंता की विषय यह है। और जिस तरह राम जी का नाम लाया है, तो राम जी
सबके पूज्य हैं, हम भी कहेंगे। लेकिन महात्मा गांधी जी जो बापू थे, जिसके नाम पर आपने ही 2005 में जब एक्ट बना था तो सर्वसम्मति किया था, आज आपने विवाद में लाकर उसको खड़ा कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है, ये साधुवाद का परिचायक नहीं है। चलिए, अच्छा बादल जी, एक सवाल ये है कि अच्छा आखिरी सवाल ले लीजिए। हार जीत होती रहती है। आपको पहले भी हमने देखा था, बाइक से घूमते थे आप लोगों की तरह, रिम्स भी गए, कई लोग घायल हुए थे, तो आप लगातार लोगों के बीच रहे। ये जो चुनाव में आप हार का मुंह आपको देखना, वजह क्या मानते हैं? अब चुनाव में आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों का मिजाज है। मैं जब हार हुई है तो अपनी हार को स्वीकार करता हूं। और मैं पहली बार जब जीता था तो 44,000 वोट मुझको आए थे। दूसरी बार मैं जब जीता तो 52,000 आया। तीसरी बार जब मैं हारा तो मुझे वोट की कमी नहीं हुई, मेरी लोकप्रियता में कमी नहीं आई। मेरे वोट 52,000 से बढ़कर 78,000 हो गए। लेकिन पहले मैं दोनों बार चतुष्कोणीय संघर्ष में जीतता था। इस बार विपक्ष में उन्होंने रणनीति बनाई और सबको एक कर लिया कि ऐसे इसको नहीं हरा पाओगे, सबको एक करो। मैं उनके उस चक्रव्यूह को नहीं भेद पाया, जिसके कारण हार। चलिए, चुनाव कुल मिलाकर परसेप्शन का खेल होता है। जिसने परसेप्शन सेट कर दिया, चुनाव उसके पक्ष में चले जाता है। एक बात और कहना चाहूंगा नवीन जी, जी, वर्तमान सत्र जो आहूत किया गया था, इस बार फसलों का काफी नुकसान हुआ है। जब आदमी का बाल बच्चा नहीं होता है तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन भगवान यदि बेटा दे दे और 8 साल की उम्र में बेटा एक्सीडेंट कर जाए तो उस दुख को कोई मिटा नहीं सकता। लोगों का लगा हुआ फसल एक ऐसी रहस्यमय बीमारी और मोन्था चक्रवात से नष्ट हो गया, जिससे आज लोग किसान धान खेत में छोड़कर भाग रहे हैं। इस पर इस सत्र में चर्चा नहीं हो सका किसानों के हित में। इस पर मैं अपने सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि उनके साथ अभी समय निश्चित रूप से खड़े होने का है, नहीं तो किसानों का मनोबल घट जाएगा, टूट जाएगा। मेरा हमेशा रहता है, चाहे हमने कर्ज माफी कराया था, चाहे 18-19 का बीमा का भुगतान कराया था, चाहे मुख्यमंत्री सुखाड़ योजना को लेकर आया था, या फिर केसीसी मुहैया कराया था, तो अभी भी सरकार को विशेष पैकेज या फिर उनको मुआवजा या फिर फसल बीमा कंपनियों पर सीधी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, ताकि किसानों को लाभ दिया जा सके। बिल्कुल, मैं इस बात को आपके मंच के माध्यम से सुझाव के तौर पर सरकार देना को दे रहे चाहूंगा। हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक बात और कहूंगा, धनबाद में हूं, धनबाद के लोगों, आप सबको जोहार। धनबाद बहुत मायने में चर्चा में रहता है, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया है। धनबाद में जो चिंता की विषय है वो AQI है, जिसके बारे में आदित्य बाबू भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं। यदि 100 से ऊपर AQI है तो आप जहर को सांस ले रहे हैं, जहर में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज दिल्ली में रोज डिबेट हो रहा है, शायद सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी इस पर। वहां आज का AQI 333 है तो आपके शहर का 172 है। इस पर सोचने वाली बात है, और सब मिलकर, चाहे शमशेर भाई, आदित्य बाबू, कहीं जमीन जुगाड़ कर दीजिए, डेयरी प्लांट तो बनवा ही दीजिए, धनबाद को एक हवाई अड्डा दे दीजिए। बस यही हम कहेंगे, जो इन लोगों का चिर परिचित मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बाबा बासुकीनाथ वैद्यनाथ की कृपा इस चैनल पे, आपके दर्शकों पर, आप सब पर बनी रहे। राकेश ओझा जी, मेधा मैम, और आपके टीम, नवीन जी, कमल जी, नितेश जी, समीर, रंजन जी, आप सबको, पूरी टीम को। एक नाम छूट गया, नीले जी। नीले जी, और यहाँ के स्थानीय टीम, दीपक जी, कन्हाय तनेजा साहब, और दीपक जी और आपके पूरे टीम को हमें यहाँ बुलाने के लिए, और हमारे पुराने जो हैं सब लोगों से मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं पुनः आग्रह करती हूँ,
एमडी नक्षत्र न्यूज श्री राकेश ओझा जी से और श्रीमती मेधा ओझा जी मंच पर आए और पूर्व कृषि मंत्री माननीय श्री बादल जी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र के साथ सम्मान प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बादल जी का, हम तालियों के साथ धन्यवाद करें आपकी उपस्थिति के लिए और आपने अपने विचारों को हमारे बीच रखा है। आपका हम बहुत